उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उबैमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। नाउ आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, सो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि स्टूडेंट ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सही में भी आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो इस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेड है, सो आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इस सवाल के साथ मजीद कोई सवाल ऐड कर दिया जाए कि ऑल्सो ड्रो लेबल डायग्राम। सो इस तरीके से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से रिलेटेड। ठीक है, सो हम वन बाय वन हर टॉपिक को समझते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाए। सो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, सो वेरी फर्स्ट व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन है क्या? द नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हमारे पास जो नेफ्रॉन है स्टूडेंट, नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। ठीक है, जैसे हमारे पास हम कहते हैं ना सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरीके से हमारा जो ऑर्गन है किडनी, इस किडनी की जो फंक्शन है उसके लिए, इस कंप्लीट किडनी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, सो ये जो डेफिनेशन हो गई नेफ्रॉन की। नाउ अब हम बात करें कुछ फंक्शन की कि हमारे पास नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। सो हमारे पास जो नेफ्रॉन है स्टूडेंट, हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए और यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यानी ब्लड को फिल्ट्रेट करना, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना और साथ ही हमारे पास यूरिन को फॉर्म करना। ये किडनी का काम नहीं होता, बल्कि किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन मौजूद है वो नेफ्रॉन करता है। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट अगर हम बात करें कि कितनी हमारे पास है वो अमाउंट में नेफ्रॉन होते हैं, सो ईच किडनी, आपको पता है हमारी बॉडी में पेयर ऑफ किडनी है। सो अगर हम एक सिंगल ईच किडनी की बात करें विच कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, सो हमारी सिर्फ एक किडनी में अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट, देयर आर 2 टाइप्स। अब इन नेफ्रॉन की 2 टाइप होती है। अब ये 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन किस तरीके से होते हैं, किस चीज, ऐसी क्या चीज है जो इनको जो है वो डिफरेंस कर रही होती है इनकी टाइप में। सो हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है दैट इज जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ये वो नेफ्रॉन है जिनके पास लॉन्गर लूप ऑफ हेनली होता है। ठीक है, सो जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन आर द टाइप ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब ये किस तरीके के नेफ्रॉन है जुक्स्टा? ये वो नेफ्रॉन है जिनका लूप ऑफ हेनली जो है, ये लूप ऑफ हेनली कैसा होता है? लॉन्गर होता है। अब लूप ऑफ हेनली क्या है ये हमने इन डिटेल समझा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, और फर्दर आगे भी हम समझेंगे कि लूप ऑफ हेनली क्या है। ठीक है, लूप ऑफ हेनली मजीद सेगमेंट है, पार्ट है नेफ्रॉन का। सही, सो हमारे पास वो नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनली जो है वो बड़ा हो, लॉन्गर हो साइज में, सो वो नेफ्रॉन कहलाता है जुक्स्टा। सही, और जिनका हमारे पास जो लूप ऑफ हेनली है वो शॉर्टर हो, छोटा हो, ठीक है, सो वो कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सही, साथ में हमारे पास ये जो जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है यानी लॉन्गर लूप ऑफ हेनली वाले नेफ्रॉन है, ये कितने लॉन्गर होंगे? ये अप्रॉक्स एक्सटेंड होंगे डीप इनटू द मेड्यूला, यानी कि ये इतने लॉन्ग होंगे कि ये मेड्यूला तक एक्सटेंड हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें जिनके लूप ऑफ हेनली शॉर्टर हैं, छोटे हैं, ये कॉन्फाइंड होते हैं कॉर्टेक्स तक। ठीक है, जस्ट कॉर्टेक्स तक। सही, अब यहाँ पर एक और चीज वो ये कि ये जो हमारे पास नेफ्रॉन की 2 टाइप है, जुक्स्टा मेड्यूलरी एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है स्टूडेंट, इनके साइज में, लूप ऑफ हेनली के साइज में डिफरेंस है, व्हिच मींस इनके फंक्शन में भी तो कोई ना कोई फर्क आएगा, है ना। सो हमारे पास जो जुक्स्टा मेड्यूलरी है यानी जिसकी लूप ऑफ हेनली लॉन्गर है, बड़ी है, सो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगी।
ठीक है, और जो हमारे पास शॉर्टर है विच मीन्स वो कम करेगी, सही। सो हमारी बॉडी में जो किडनी है उन किडनी के अंदर स्टूडेंट 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन्स है। 1 मिलियन में से जुक्स्टा भी है और उस 1 मिलियन में क्या शामिल है, कॉर्टिकल भी शामिल है, सही है स्टूडेंट। सो हमारे पास जो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होगी जुक्स्टा मेडुलरी में वो थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि लूप ऑफ हेनली लॉन्गर है, और कॉर्टिकल में थोड़ी एज कंपेयर टू जुक्स्टा कम होगी, सही। सो ये तो हो गया वेरी फर्स्ट व्हाट इज नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और साथ ही टाइप, सही। ना हम मजीद फर्दर स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम बढ़े स्टूडेंट नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ, सो यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दो हिस्सों में है, यानी दो तरीके से हम इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है दैट इज रीनाल कॉर्पसल्स, और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो है रीनाल ट्यूबली, सही। रीनाल कॉर्पसल जो है स्टूडेंट और रीनाल ट्यूबली, ये दोनों स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। स्टूडेंट हमारे पास जो नेफ्रॉन का फर्दर स्ट्रक्चर है रीनाल कॉर्पसल्स। अब रीनाल कॉर्पसल्स क्या है स्टूडेंट, दिस कंसिस्ट ऑफ ग्लोम्युलर नेटवर्क। ग्लोम्युलर नेटवर्क यानी ग्लोम्युलर्स को जो चीज कांस्टेंट करेगी, अपने पास रखेगी, वो हिस्सा हमारे पास कहलाएगा रीनाल कॉर्पसल्स का। अब रीनाल कॉर्पसल्स वो है जो कंसिस्ट करता है ग्लोम्युलर्स को। सो ग्लोम्युलर क्या है, ग्लोम्युलर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ग्लोम्युलर एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है एंड सराउंडेड बाय बोमेन्स कैप्सूल। अब ये सराउंड होता है बोमेन कैप्सूल पे। अब बोमेन कैप्सूल क्या है, सो हमारे पास नेफ्रॉन्स का जो सबसे पहला स्टार्ट का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब उस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, ग्लोम्युलर्स मौजूद होता है, ठीक है। सो ग्लोम्युलर जो कंटेन करेगा, ग्लोम्युलर जो कांस्टेंट करेगा, उसे हम कहेंगे रीनाल कॉर्पसल्स, ठीक है। सो रीनाल कॉर्पसल्स यानी जो कंसिस्ट कर रहा है ग्लोम्युलर को, और ग्लोम्युलर्स क्या है, एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है, सही। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है एमसीक्यूज के लिए, दैट इज जब हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोम्युलर्स एक साथ होंगे, टुगेदर होंगे, बिल्कुल एक साथ होंगे, यानी जैसे आपके पास स्ट्रक्चर है यहाँ पर किसका, बोमेन कैप्सूल का, और इसी के अंदर आपके पास क्या है, ग्लोम्युलर्स हैं, ठीक है। ग्लोम्युलर की क्या है, ब्लड कैपिलरी है। तो अगर ये दोनों साथ होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, मैलाफिजन बॉडी, सही। सो इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आपको बहुत हेल्प करेगा कि जब हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल में, जो कि एक कैप लाइक, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अब इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अगर यहाँ पर क्या मौजूद होगा स्टूडेंट, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ग्लोम्युलर्स की जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, अगर वो मौजूद होगा, एक साथ होगा, टुगेदर होगा, तो हम इसे कहेंगे मैलाफिजन बॉडी, सही। अगर ये दोनों एक साथ नहीं हुए, यानी बोमेन्स कैप्सूल खाली हुआ, ठीक है, या ग्लोम्युलर्स जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है वो मौजूद नहीं हुआ, ठीक है, सो हम ऐसी सूरत में उसको मैलाफिजन बॉडी नहीं कहेंगे। जब ये दोनों साथ होंगे फिर हम इसे कहेंगे मैलाफिजन बॉडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, द ग्लोम्युलर्स फैसिलिटेट द इनिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर आपको फंक्शन बताया गया है इस ग्लोम्युलर का, यानी इस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क का, कि इनका फंक्शन क्या है। तो हमारे पास ग्लोम्युलर जो है इसका फंक्शन है कि ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी फराहम करता है इनिशियल, शुरुआत में, किसकी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की। सो जब ब्लड फिल्ट्रेशन शुरू होगा, तो ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में शुरू में हमारे पास इनिशियल जो चीज जो है वो फैसिलिटी फराहम करेगी, जो स्ट्रक्चर फैसिलिटी फराहम करेगा, दैट इज ग्लोम्युलर्स, जो कि नेटवर्क है किसका, कैपिलरीज का, सही। अच्छा, साथ ही फिल्ट्रेट करेगा इंटर बोमेन कैप्सूल। अब यहाँ से जो हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोम्युलर्स है, यहाँ पर आपकी इनिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी, देन फर्दर आपके पास जो मजीद हिस्सा है स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, फिर वहां पर फिल्ट्रेशन जाएगी और कंटिन्यू करती जाएगी अपना फंक्शन, सही। अब हमारे पास फर्दर जो पार्ट है स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, दैट इज रीनाल ट्यूबली। रीनाल ट्यूबली क्या है, द रीनाल ट्यूबली इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ये फर्दर कंटिन्यू है बोमेन कैप्सूल के साथ, एंड इट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट्स। अब हमारे पास रीनाल ट्यूबली
कुछ सेगमेंट्स के साथ यानी पार्ट्स के साथ, इनके मजीद पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। सबसे पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली यानी पीसीटी। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली पीसीटी, दिस हाईली कोलाइड पार्ट, कोलाइड पार्ट मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ना वो घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सही। तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली है इसे हम कहते हैं पीसीटी, हाईली कोलाइड पार्ट है। अब ये कौन सा हिस्सा है जहां पर वेयर मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पर क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगी किसकी, एसेंशियल सब्सटेंस की, जैसे कि ग्लूकोज, इमाइनो एसिड, वाटर। अब ये सारे जो एसेंशियल हमारे पास सब्सटेंस है ये यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होंगे, यहाँ पर अकर करेंगे, ठीक है, मौजूद होंगे। सही। तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली पीसीटी जो कि फर्दर कंटिन्यू है, किसके साथ जुड़ी हुई है, हमारे पास रेनाल्ड ट्यूबली के साथ। रेनाल्ड ट्यूबली फर्दर कंटिन्यू किसके साथ, बोमन्स कैप्सूल के साथ। बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जिसे हम कहते हैं ग्लोम्युलर्स, ठीक है, और ग्लोम्युलर्स जिस जगह पर मौजूद है उसे हम कहेंगे रीनाल कॉर्पसल। सही। ग्लोम्युलर्स जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वो और बोमन्स कैप्सूल जब एक साथ होंगे टुगेदर तो हम उसे क्या कहेंगे, मैलाफिजन बॉडी। सही। अब फर्दर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सो इसके साथ ही हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली पीसीटी के साथ जो फर्दर स्ट्रक्चर कंटिन्यू है दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। सही। सो लूप ऑफ हेनली क्या है, फॉलोइंग द पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली, द ट्यूबली डेंस्ड इनटू द मेडुला फॉर्मिंग द लूप ऑफ हेनली। अब यही हमारे पास पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली ये फॉर्म करेगी किसको, लूप ऑफ हेनली को। सही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं, ये हमारे पास है बोमन्स कैप्सूल, सही, कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास ग्लोम्युलर है, ठीक है, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब ये फर्दर ग्लोम्युलर्स हमारे पास जो है ना वो कंटिन्यू जा रहा है और उसके बाद बनेगा रीनाल ट्यूबली, यानी सबसे पहले आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली। सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जाएगा और फिर यहीं से फॉर्म होगा लूप ऑफ हेनली, ठीक है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनली। सही। सो इस तरीके से लूप ऑफ हेनली का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनली का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनली अगर हमारे पास लॉन्गर होगी तो वो हमारे पास होगी जुक्स्टा मेडुलरी, ठीक है, और वो हमारे पास अगर शॉर्ट होगी, शॉर्टर लूप ऑफ हेनली होगी तो वो क्या होगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाएगा, और अगर लॉन्गर होगी तो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाएगा। सही। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास अब कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू हमारे पास होगा स्टूडेंट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली। अच्छा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली को समझने से पहले हम लूप ऑफ हेनली का फंक्शन भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया और ये बन किस तरह रहा है, पीसीटी के साथ ही फॉर्म हो रहा है। इसका फंक्शन क्या है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग यूरिन। कंसंट्रेटिंग यूरिन का क्या मतलब, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का बनना। सो यहाँ पर जो हमारे पास लूप ऑफ हेनली है यहाँ पर यूरिन बनना शुरू होगा, ठीक है, कंसंट्रेटिंग शुरू होगी। सही है। अच्छा, किस तरह बन रहा है, देखो स्टार्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का फंक्शन है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ब्लड को फिल्ट्रेट करने से स्टार्ट हुआ था। इनिशियल ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा था बाय ग्लोमुलर्स, देन उसके बाद उसको मजीद उसमें जो इम्पोर्टेंट और एसेंशियल सब्सटेंस होंगे उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, फौरन रख लिया जाएगा, वो रखेगा हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली। सही। नाउ लूप ऑफ हेनली में आके क्या होगा, यूरिन बनना शुरू हो जाएगा। सही है। ऑफ कोर्स जब आपने अपने ब्लड में से सारे एसेंशियल मॉलिक्यूल सब्सटेंस को निकाल लिया है, ब्लड कंप्लीटली फिल्ट्रेट हो गया है, तो जो वेस्ट वाटर बचा है, एक्सेस ऑफ रिमूवल वाटर जो बचा है, उसको हम अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे किसी ना किसी फ्लूइड की सूरत में, ठीक है। तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है वो यूरिन की फॉर्म में निकल रहा है। सो उस यूरिन की जो फॉर्मेशन है यानी जो प्रोसीजर है कंस्ट्रेटिंग ऑफ यूरिन का, वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारे पास लूप ऑफ हेनली में, ठीक है ना। लूप ऑफ हेनली में यूरिन बनना शुरू हो गया स्टूडेंट, ठीक है, यूरिन बनेगा यहाँ पे। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली जो है
डिसेंडिंग लिम्फ है, किसका? लूप ऑफ हेनली का। ये लीड करेगा डीसीटी किसको? फर्दर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन को। यानी अब मजीद अगर कुछ फिल्ट्रेट होना हो उसमें से तो फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। कहाँ पर? डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली में। नाउ जितना भी हमारे पास मजीद जो गुंजाइश रह जाएगी फिल्ट्रेशन की वो यहाँ पर होगा। देन लास्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ये मल्टीपल नेफ्रॉन जो हैं ये एम्प्टी होंगे यानी खाली होंगे इनटू कलेक्टिंग डक्ट में, सही। यानी कि अब एक नेफ्रॉन तो नहीं कर रहे ना ये काम, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन हमारी ईच किडनी में है, सही। सिंगल किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स है। अब वो जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहे हैं। देन उसमें से कुछ एसेंशियल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद मजीद फिल्ट्रेशन होगी और फिर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो होगा, यूरिन बनेगा। नाउ जैसे यूरिन बन जाएगा यानी रिमूवल ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ वाटर को जब बॉडी से निकालना होगा यूरिन की सूरत में, सो वो कहाँ पर आएगा? पहले कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट में आप इस तरह समझ लें जैसे फॉर एग्जांपल एक टैंक है, ठीक है, जिसमें आपको पानी फिल करना है, भरना है, सही है। अब आपने क्या किया? अपनी जल्दी के लिए, आसानी के लिए बहुत सारे पाइप्स अटैच कर दिए, सही है। हर पाइप से पानी आ रहा है, सो वो सारे पाइप से पानी एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है उस टैंक के अंदर। सो वो जो हमारा टैंक है इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ कलेक्टिंग डक्ट, और वो जो हमने डिफरेंट पाइप लगाए हैं दैट आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो वो सारे नेफ्रॉन अपने यूरिन को लेकर आएंगे और खाली करेंगे कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट में जैसे सारा यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, सो यहाँ पर क्या होगा? ये मजीद प्रोसीड करेगा उसको, यूरिन को रीनाल पेल्विस की तरफ भेजेगा। जैसे ही हमारा यूरिन रीनाल पेल्विस की तरफ कलेक्टिंग डक्ट भेजेगा, फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगा, यानी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, स्पेल आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर भी था और फंक्शन भी था नेफ्रॉन का, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से सम अप करते हैं और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। पहले हम दोबारा से इसको जल्दी से सम अप करते हैं। हम बात कर रहे थे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। नेफ्रॉन है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है किडनी का। एक ईच किडनी में 1 मिलियन जो है वो क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को फिल्ट्रेट करने में, यानी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, और साथ ही नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिन को फॉर्मेट करने में, यानी यूरिन की फॉर्मेशन करने में, सही। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो होता है रीनाल कॉर्पस्कल से, सही। रीनाल कॉर्पस्कल के अंदर एक ग्लोम्युलर्स होता है। ग्लोम्युलर्स क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। सो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी होगी तभी तो ब्लड आएगा, फिर उसको फिल्ट्रेट किया जाएगा और उसमें से जो वेस्ट निकलेगा वो यूरिन की शक्ल में हमारी बॉडी से निकल जाएगा, सही। सो उसके बाद हमारे पास बोमन्स कैप्सूल है जिसके अंदर ये हमारे पास ग्लोम्युलर्स मौजूद होते हैं। बोमन्स कैप्सूल ग्लोम्युलर्स हमारे पास साथ हो तो इनको मैलाफिजन बॉडी कहा जाता है, सही। इसके अलावा ये हमारे पास फर्दर कंटिन्यू होगा किसके साथ? रीनाल ट्यूबली के साथ, जिसमें हमारे पास पहली ट्यूबली है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन लिखा है यानी दोबारा से करना एब्जॉर्प्शन। जो हमारे पास ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा था उसमें से कुछ एसेंशियल सब्सटेंस मिल गए, जैसे कुछ एसेंशियल वाटर हो गया, हमारे पास इमाइनो एसिड हो गया, या हमारे पास मजीद कुछ ग्लूकोज हो गया, तो उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा पीसीटी, सही। लूप ऑफ हेनरी जो होता है ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसके जरिए बन रहा है? पीसीटी के जरिए ही बन रहा है। पीसीटी कंटिन्यू था बोमन्स कैप्सूल के साथ। नाउ अब ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेनरी है स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। किसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? यूरिन को बनाने में, ठीक है, कंसंट्रेटिंग ऑफ यूरिन में हेल्प कर रहा है। और साथ ही अगर हमारे नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनरी है वो लॉन्गर होगा, बड़ा होगा स्टूडेंट, सो वो स्ट्रक्चर हमारे पास वो नेफ्रॉन कहलाएगा जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और अगर लूप ऑफ हेनरी का साइज छोटा होगा सो वो कहलाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास नेफ्रॉन के साइज में फर्क आ रहा है विच मीन्स फंक्शन में फर्क आ रहा है, यानी कि अगर नेफ्रॉन जो है वो लॉन्गर है
जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है तो वो ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और अगर वो शॉर्टर है तो वो कम एज कंपेयर टू जो हमारे पास जुक्स्टा है उसके जरिए काम कर रहा है, सही। उसके अलावा हमारे पास है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली, डीसीटी। डीसीटी मजीद असेंडिंग लिंब है, यानी आपके लिए कंटिन्यू हमारे पास नेफ्रॉन का कंटिन्यू ट्यूबली है जो कि क्या कर रहा है, फर्दर फैसिलिटी फराहम कर रहा है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। इसके साथ ही लास्ट में जो हिस्सा है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सारे नेफ्रॉन इम्पटी होंगे, खाली करेंगे, ठीक है। यूरिन कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में, इसीलिए इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट क्योंकि ये यूरिन को कलेक्ट कर रहा है सारे नेफ्रॉन में से, सही ना। उसके बाद ये क्या करेगा, अब इस यूरिन को लेके जाएगा रिनाल पैल्विक्स के पास और उसके बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में, नेफ्रॉन के पूरे स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट सेल का भी जिक्र है, ठीक है। वो सेल कौन से हैं, कहां पर है और उनका फंक्शन क्या है। सो हमारे पास की सेल है दो। सबसे पहला है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल है इन द ग्लोम्युलर्स दैट रैप अराउंड द कैपिलरीज हेल्पिंग टू फिल्टर ब्लड बाय अलाउइंग सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास, ठीक है। यानी हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेल जो है दैट इज पोडोसाइट्स, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशल किस्म का सेल है। अब ये जो हमारे पास स्पेशल सेल है ये कहां पर होता है, ग्लोम्युलर्स जो है इसके एतराफ अराउंड अच्छे से रैप हुआ होता है, यानी ग्लोम्युलर्स इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। सो इस ब्लड कैपिलरी के अराउंड अच्छे से रैप हुआ होता है ये सेल, सही। ये सेल क्यों रैप होता है, क्योंकि ये सेल फैसिलिटी फराहम करता है कि जो सर्टेन मॉलिक्यूल है उनको क्या कर ले, पास आउट करवा दे, सही है। क्योंकि आपके कैपिलरीज में तो इतनी जो है वो जगह नहीं होती, वो बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक कैपिलरीज होती है। सो उस कैपिलरीज में से जो हमारे पास अगर हम कह लें थोड़ी लार्जर अगर मॉलिक्यूल हैं बट एसेंशियल हैं, सो वो कैसे गुजरेंगे। सो इसीलिए अल्लाह ताला ने इनका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि हमारे पास ये जो ग्लोम्युलर्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये कंप्लीटली रैप है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से जिसे हम पोडोसाइट कहते हैं। अब आपकी बुक में इस पोडोसाइट सेल का जो साइज लिखा है वो लिखा है अराउंड 70 नैनोमीटर, ठीक है, यानी 70 नैनोमीटर जो है, नैनोमीटर इन डायमीटर इसका जो है वो साइज होता है और इसमें से कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट हो जाते हैं, सही ना। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास सेल है दैट इज जुक्स्टाग्लोम्युलर सेल। सेल का नाम है जुक्स्टाग्लोम्युलर सेल। ये कहां पर होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं नियर द glomerular. This cell help regulate blood pressure and filtration rate, releasing renin. अब हमारे पास ये जो जुक्स्टाग्लोम्युलर सेल है, जुक्स्टाग्लोम्युलर सेल पाए जाते हैं कहाँ पे, नियर द ग्लोम्युलर्स में, यानी ग्लोम्युलर्स के करीब पाए जाते हैं। सो ग्लोम्युलर के कैपिलरीज में पाए जाते हैं पोडोसाइट सेल, लेकिन जो हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी सेल है ये ग्लोम्युलर के करीब पाए जाते हैं, ठीक है, करीब पाए जाते हैं। अब ये सेल क्या होते हैं, बेसिकली ये इनका नाम है जुक्स्टामेडुलरी सेल, लेकिन ये सेल जो है ना ये कर क्या रहे होते हैं, ये वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और साथ ही फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये सेल कुछ एंजाइम को रिलीज कर रहे होते हैं जिसका नाम है रिनिन, ठीक है। जो रिलीजिंग रिनिन, यानी जो हमारे पास एंजाइम है, रिनिन एक एंजाइम है, ये हमारे पास एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला। सो रिनिन इज द एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन प्रोटीन, ठीक है स्टूडेंट। सो ये दो सेल है हमारे पास जो इसी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में होते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। साथ में हमने फंक्शन भी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है वो नेफ्रॉन यूरिन को बना रहा है, ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहा है और फिर बॉडी से यूरिन को निकाल भी रहा है, सही है। कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर है जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में कौन कौन से सेल हैं, कहाँ कहाँ पर है और उनका फंक्शन क्या है, सही। सो आपने इसको अच्छे से समझ के याद करना है ताकि आपके लिए आसानी हो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में और अगर कभी जरूरत पड़े तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, सही। अब आपकी बुक में जिस तरह लिखा है आप उसको इस तरह भी याद कर सकते हैं और पेपर पे उसी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मैंने नोट्स में जैसे लिख के दिया आप उस तरह भी याद करके लिख सकते हैं और लेक्चर में जिस तरह लिखा था
ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कोई भी सवाल हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।